शंभू जी कोलकाता से लौट कर आए तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। हमेशा दरवाजे पर स्वागत करने वाली सीमा आज कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैसेज तो उन्होंने कोलकाता से चलने से पहले ही उसके मोबाइल पर भेज दिया था। क्या उसने पढ़ा नहीं? लेकिन वे तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, चलने से पहले मैसेज कर देते हैं। और उनकी लाडली बेटी सीमा दरवाजे पर मिलती है। उसका हंसता चेहरा देखते ही वे अपनी सारी थकान, सारा अकेलापन पल भर में भूल जाते हैं। शंभू जी का मन उदास हो गया। कहाँ गई होगी सीमा? मोबाइल भी घर पर छोड़ गई। किससे पूछूं? वे और उन्होंने एक एक करके सारे नौकरों को बुला लिया, पर किसी को पता नहीं था कि सीमा कहाँ है। सबका एक ही जवाब था, सुबह घर पर थी। फिर पता नहीं बिटिया कहाँ गई। शंभू जी ने सीमा का मोबाइल चेक किया। उनका मैसेज उसने पढ़ लिया था। फिर भी सीमा घर में नहीं रही। क्या होता जा रहा है उसे? पिछले कई महीनों से वे देख रहे हैं सीमा में कुछ परिवर्तन होते जा रहे हैं। न वह उनके साथ उतना लाड करती है, न उन्हें अपने मन की कोई बात ही बताती है, और न ही अब उनसे कुछ पूछती है। पिछली बार जब वे कोलकाता जा रहे थे तो उन्होंने कितना पूछा था, क्यों बेटे, तुम्हें कुछ मंगवाना है वहाँ से? तो बस केवल सिर हिलाकर उसने ना कर दी थी और वहाँ से चली गई थी। पहले जब वे कहीं जाते थे तो कैसे उनके गले में बाहें डालकर लटक जाती थी और मचल कर कहती थी, पापा जल्दी आ जाइएगा, इतने बड़े सूने घर में हमारा मन नहीं लगता। उनका भी कहाँ इस घर में मन लगता है। यह तो सीमा ही है जिसके पीछे उन्होंने इतने बरस हंसते हंसते काट दिए हैं और अपनी पत्नी मीरा को भी भुला बैठे हैं। जब जब वे सीमा को देखते हैं उन्हें हमेशा यही संदेह होता है, मीरा लौट आई है। और वे अपने अकेलेपन की खाई को सीमा की प्यारी प्यारी बातों से पाट देते हैं। एक दिन सीमा भी तो पूछ बैठी थी, पापा मेरी माँ बहुत सुंदर थी? हाँ बेटा, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बिल्कुल तेरी तरह। वे आपसे रूठती भी थी? हाँ बेटा, मेरी तरह। आज तुम्हें क्या हो गया है सीमा? ये सब तुम्हें किसने बताया है? वे नाराज हो गए थे। 15 नंबर कोठी वाली रेखा चाची है ना, उन्होंने कहा था माँ बहुत अच्छी थी, आप उनकी बात नहीं मानते थे तो वे रूठ जाती थी। सीमा बड़े भोलेपन से बोली थी, तू वहाँ मत जाया कर बेटी, अपने घर में क्यों नहीं खेलती? कितने खिलौने हैं तेरे पास? उन्होंने प्यार से समझाया था। वहाँ शरद है ना, वह मेरे साथ कैरम खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, यहाँ मेरे साथ कौन खेलेगा? आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। वह रुआंसी हो गई थी। वे उस छोटी सी बेटी को कैसे बताते कि उसकी माँ उनसे क्यों रूठ जाती थी। वे तो आज तक अपने को कोसते हैं कि मीरा की वे कोई भी इच्छा पूरी ना कर सके। कितनी स्वाभिमानी थी वह, इतनी बड़ी जायदाद की भी उसकी नज़र में कोई कीमत ना थी। हमेशा यही कहती थी कि वह खुश भी किस काम का जिससे हमेशा ये एहसास होता रहे, ये हमारा अपना नहीं, किसी का दिया हुआ है। ये जो आज इतना बड़ा राजपाट है, यह सब उन्हें मीरा की बदौलत ही तो मिला है। लेकिन मीरा ने
कभी इस राजपाट को प्यार नहीं किया। न जाने शंभू जी को क्या हो गया था। इतनी बड़ी कोठी, कार, नौकर चाकर, पैसा देखते ही चौधिया गए थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके दामन में इतनी दौलत आ जाएगी कि जिसे समेटने के लिए उन्हें स्वार्थ के दरवाजे खोलकर बुद्धि के दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। बहुत बड़ा कारोबार था मीरा के पिताजी का। कितने ही लोग उनके दफ्तर में काम करते थे। शंभू जी भी वही काम करते थे। वो बहुत ही स्मार्ट, होनहार और ईमानदार व्यक्ति थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने मीरा के पिता का मन जीत लिया था। शंभू जी से उनकी कोई बात छिपी नहीं थी और शंभू जी भी उनकी बात को अपनी बात समझकर न जाने पेड़ के किस कोने में रख लेते थे, जिससे कोई जान तक नहीं पाता था। मीरा की माँ ने ही एक दिन पति को सुझाव दिया था, क्यों जी, तुमको दिन रात शंभू जी की प्रशंसा करते हो। अगर हम अपनी मीरा की शादी उनसे कर दे तो कैसा रहेगा? गरीब घर का लड़का है, अपने घर रह जाएगा। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था। मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा कारोबार भी संभाल ले और हमारी बेटी भी हमारे पास रह जाए। मीरा के पिता ने बात का समर्थन किया था। मेरी चिंता दूर हुई। ये देकर एक ही तो औलाद है, वही आंखों से दूर हो जाए तो ये ताम झाम किस काम का? लड़का हीरा है, हीरा, चरित्रवान, स्मार्ट, मेहनती, ईमानदार। ये समझ लो चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा लड़का हमें नहीं मिलेगा। तो बात पक्की कर लो, ये जरूर जतला देना। घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। उसे मंजूर हो तो बस चट मंगनी पट ब्याह वाली बात कर ही डालो। मीरा की माँ ने पुलकित होकर कहा था। बात पक्की हो गई थी। बड़ी धूमधाम से मीरा और शंभू जी की शादी हुई थी। शंभू जी के पांव धरती पर नहीं पड़ते थे। पहले तो दफ्तर में काम करने वाले सभी साथियों ने ईर्ष्या की थी, लेकिन धीरे धीरे वे सबके लिए छोटे मालिक हो गए थे। मीरा के पिता तो जैसे उन्हें पाकर पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे। धीरे धीरे सारा कारोबार ही उन्होंने शंभू जी को सौंप दिया था। मीरा भी उन जैसा पति पाकर स्वर्ग से फूल उठी और मन ही मन उसने अपने माता पिता की बुद्धि को सराहा भी था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा था, लेकिन बाद में मीरा महसूस करने लगी थी जैसे पिताजी ने दामाद नहीं गुलाब खरीदा हो। शंभू जी सोए हो या उससे प्रेमालाप कर रहे हो, बस पिताजी का एक बुलाया आया नहीं कि वे उठकर चल देते। ऐसे में मीरा प्यार से उन्हें समझाती और कहती, पिताजी से कह क्यों नहीं देते कि वक्त बेवक्त ना बुलाया करे। अरे भाई, काम होता है तभी तो बुलाते हैं और काम कोई वक्त देखकर तो नहीं आता। शंभू जी भी प्यार से जवाब देते। पहले भी तो वे स्वयं काम संभालते थे, अब क्यों नहीं संभालते? मीरा उखड़ जाती। इसीलिए तो उन्होंने तुम जैसी पत्नी का मुझे पति बना दिया है, ताकि मैं उनका बोझ हल्का करूं। शंभू जी हंसकर टाल देते। फिर उन्होंने बेटी देने की क्या जरूरत थी? बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें रुपयों से खरीदा भी जा सकता था। तुम नहीं बोल सकते तो मैं पिताजी से कहूँगी कि आप साथ साथ काम करने के लिए कोई दूसरा नौकर रख लीजिए। मीरा नाराज हो जाती। तुम तो बहुत भावुक हो मीरा,
जितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने घर का आदमी काम कर सकता है, कोई दूसरा करेगा क्या? वे तर्क देते यह क्यों नहीं कहते कि तुम बिक गए हो, तुम्हें पत्नी की नहीं सिर्फ दौलत की जरूरत थी। और मीरा फफक कर रो पड़ी थी। शंभू जी कितने ही प्यार से क्यों न समझाते, लेकिन मीरा को ये कतई पसंद नहीं था कि वे घर दामाद बनकर रहे। वह हमेशा यही कहती थी, घर दामाद तो पालतू कुत्ते की तरह होता है, जो टुकड़े खाकर दिन रात वफादारी करता है। तुम क्यों नहीं अलग मकान ले लेते? तुम जैसे भी रखोगे मैं उसी तरह रहूंगी, तुमसे कभी गिला नहीं करूंगी। तुझे यह तो एहसास रहेगा मेरा अपना घर है, तुम मेरे हो। यहाँ तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पिताजी की दया पर पल रहे हैं, और तुम भी सोचते रहोगे कि यदि मैंने कहीं विद्रोह किया तो पिताजी रोजी ही न छीन ले। न जाने तुम क्यों गलत ढंग से सोचने लगी हो। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं। मीरा, तुम पहले भी तो इस घर में रहती थी, तब तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती थी? तब मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की हमेशा अपनी नई दुनिया बसाने के सपने देखती है। एक ऐसे पति का सपना जो उसे घर देगा, उसके सुख दुख का भागीदार होगा, और वह उसके हर सुख दुख की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेगी। बताओ क्या दिया तुमने मुझे अपनी ओर से? बाकी सब छोड़ भी दे तो प्यार और विश्वास भी तुम नहीं दे सके। जिस समय भी मेरे पास होते हो तुम्हें यही ख्याल रहता है कि पिताजी के कहे काम सब पूरे हो गए कि नहीं। कहीं वे यह न सोचे शादी होते ही लापरवाह हो गया है। इसी तरह तत्कार और प्यार से वर्ष छलांगे लगाने निकल रहे थे। मीरा की गोद में सीमा भी आ गई थी। सीमा को पाकर मीरा काफी हद तक सहज हो गई थी। उन्होंने सोचा था मीरा सीमा को पाकर तनाव से शायद मुक्त हो गई है, लेकिन ये उनकी भूल थी। सीमा जैसे जैसे बड़ी होती गई, मीरा की खामोशी बढ़ती गई। वह हमेशा देखती सीमा की हर जरूरत पिताजी पूरी करते हैं। उसका भविष्य कैसे संवारना है यह भी पिताजी सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने उसके लिए सोचा था। शंभू जी ने तो एक दिन भी यह महसूस नहीं किया कि बाप का अपनी संतान के लिए क्या कर्तव्य होता है। सीमा की जरूरत पिताजी आकर पूरी करते। शंभू जी को इससे कोई अंतर नहीं पाता था। बस उन्हें यही संतोष था कि पिताजी के होते उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। यह पिताजी उन पर कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने उनका व्यापार और बढ़ा दिया था। मीरा की हर बात चिकने घड़े पर पड़े पानी की तरह उनके ऊपर से फिसल जाती थी। एक दिन बेहद गुस्से में मीरा ने कहा था, उन सुखों की खातिर तुमने अपने आप को बेच दिया है। अपनी आज़ादी, अपने आदर्शों तक को दांव पर लगा दिया है। तुम सुखी रहो इसीलिए तो यह सब किया है मैंने, वरना मैं अकेला तो 2 रोटी और 2 कपड़ों में ही प्रसन्न था। यदि तुम्हारी खुशी के लिए है खुद मुझे भी बिकना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं। शंभू जी ने हंसकर बात टालनी चाहिए थी। मेरा नाम लेकर झूठ मत बोलो। तुम जानते हो इस पैसे की दुनिया से मुझे कभी प्यार नहीं रहा, जहां आदमी आज़ादी से अपनी कोई इच्छा ही पूरी न कर सके, जहां आगे पीछे नौकरों की फौज खड़ी हो। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ।
प्लीज मुझे अलग ले जाओ ताकि मैं अपना छोटा सा संसार बना सकूं और सोच सकूं ये घर मेरा है, यहाँ सुकून हो, जहाँ तुम हो हमारी बच्ची हो और मैं हूँ। और मीरा रो पड़ी थी। ठीक है मीरा, मैं वचन देता हूँ हम उसी तरह रहेंगे जैसे तुम चाहती हो। मैं पिताजी से जरूर बात करूँगा। उन्होंने मीरा को प्यार से थपथपा दिया। जब मीरा ने देखा कि यह तकरार भी चिकने घड़े की बूंद बन गई है तो वह हमेशा के लिए चुप हो गई थी। शायद उसने जो है सो ठीक है समझकर ही संतोष कर लिया था। दूसरे बच्चे के समय मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों की भीड़ भी उसे नहीं बचा सकी थी। तब यही शंभू जी सीमा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने मन ही मन मीरा से कितनी बार माफ़ी मांगी थी और वादा किया था, तुम्हारी सीमा की मैं हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं स्वयं उसका ख्याल रखूंगा, उसे माँ बनकर पालूंगा। कितना स्नेह और ममता उन्होंने बेटी को दिया था। उसके उठने से लेकर सोने तक हर बात का ध्यान वे खुद रखते थे। बाहर जाना भी कितना कम कर दिया था, लेकिन कभी कभी जब सीमा उन्हें टक्की लगाए देखने लगती थी तो न जाने वे क्यों सिहर उठते थे। उन्हें महसूस होता था ये निगाहें सीमा की नहीं मीरा की है, जो उनसे कुछ कहना चाह रही है। तो वह घबराकर यह पूछ बैठते, कुछ कहना है बेटी? कुछ नहीं पापा। जब सीमा कहती तो उनकी सांस की गति ठीक होती। समय के साथ सीमा बड़ी हुई। मीरा के माता पिता का साथ छूटा। सारा कारोबार फिर एक बार शंभू जी पर आ पड़ा। यह वही जिम्मेदारी थी जो किसी को दी नहीं जा सकती थी। और फिर धीरे धीरे वे पहले की तरह व्यस्तता के बीच खोने लगे थे। एक दिन जब वे काफी रात गए घर लौटे थे तो ये देखकर हैरान हो गए थे कि जल्दी सो जाने वाली सीमा आज बालकनी में खड़ी उनका इंतजार कर रही है। वे हैरानी से बोले थे, सोई क्यों नहीं? आप जल्दी क्यों नहीं आते? अकेले मेरा मन नहीं लगता। सीमा गुस्से में थी। मेरा बहुत काम होता है, इसीलिए देर हो जाती है। आज कोई पहली बार तो मैं देर से नहीं आया, उन्होंने प्यार से समझाया था। इतनी रात तक किसी का काम नहीं होता। आप झूठ बोलते हैं। आप पार्टियों में जाते हैं, शराब पीते हैं, इसीलिए आपको देर हो जाती है। सीमा वे नाराज हो गए थे। डांटिए मत, मैं कॉलेज से देर से आऊंगी, तब आपको अच्छा लगेगा। वह भी सख्ती से बोली थी। मैं कह देती हूँ, अब आप देर से आइएगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वह पैर पटकती हुई चली गई थी। वे हैरान से खड़े देखते रह गए थे। मीरा और सीमा में कितना साम्य है। वह अगर हवा का तेज झोंका थी तो यह सब कुछ हिला देने वाली तेज आंधी। कुछ दिन तक तो वे समय पर घर पहुंचते रहे, लेकिन करम टूटते ही घर में तूफान आ जाता था। एक बार तो सीमा ने हद कर दी थी। महाराज के बार बार खाने के लिए बुलाने पर उसने खाने की मेज ही उलटकर रख दी थी और चिल्लाकर कहा था, मैं शीला चाची के यहाँ जा रही हूँ। डॉक्टर साहब के साथ शतरंज खेलूंगी। पिताजी से कह देना जिस समय मेरा मन होगा मैं वापस आऊंगी। मुझे वहां लेने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और वह दनदनाती हुई चली गई थी। जब शंभू जी को पता चला तो
वे चाहकर भी उसे लेने नहीं जा सके थे। उन्हें डर था जिद्दी लड़की है, वही कोई नाटक न शुरू कर दे। 12 बजे के करीब डॉक्टर साहब का बेटा दीपक उसे छोड़ने आया था तो वह बिना उन्हें देखे अपने कमरे में चली गई थी। पीछे पीछे भारी कदमों से उन्हें उसके कमरे में जाना पड़ा था। खाना नहीं खाओगी बेटी? मैंने खा लिया है, वह लापरवाही से बोली। तुम डॉक्टर साहब के यहाँ रात को क्यों गई थी? उन्होंने सख्ती से पूछा था। आप भी तो वहाँ जाते हैं, वे भी हमारे घर आते हैं। वह भी सख्त हो गई थी। वे मेरे मित्र हैं बेटी, तुम समझती क्यों नहीं? तुम अब बड़ी हो गई हो। रात को अकेले तुम्हें आगे वे बात पूरी नहीं कर सके थे। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। दीपक मुझे घुमाने ले जाता है, मेरा ख्याल रखना है। वह भी मेरा दोस्त है। जब आपको फुर्सत नहीं मिलती तो मैं अकेली क्या करूं? इतना सुनते ही उनका सिर चकराने लग गया था। उन बातों का तो उन्हें पता ही नहीं था। वे तो अपने काम में ही इतने व्यस्त रहते थे कि बाहर क्या हो रहा है कुछ जानते ही न थे। डॉक्टर साहब जरूर उन्हें कभी कभी ही खींचकर पार्टियों में या क्लब में ले जाते थे। फिर उन्हें यह भी जानकारी मिली कि सीमा दीपक के साथ फिल्म देखने भी जाती है। वे तो बड़े परेशान हो गए थे। पहले तो उन्हें सीमा पर गुस्सा आया था कि कभी मुझसे पूछती तक नहीं, लेकिन फिर वे स्वयं पर भी नाराज हो उठे थे। उन्होंने ही बेटी से कब कुछ जानना चाहा था। सीमा कुछ और सियानी हो गई थी। उन्होंने भी सोचा था दीपक अच्छा लड़का है, अगर सीमा उसे पसंद करती है तो वे उसकी इस खुशी को ज़रूर पूरा करेंगे। सीमा के सिवा उनका है ही कौन? यह घर, यह कारोबार किसी को तो संभालना ही है। फिर दीपक तो बड़ा ही प्यारा लड़का है। और वे निश्चिंत हो गए थे। अब वे सीमा से हमेशा दीपक के बारे में पूछा करते थे। वे यह भी देख रहे थे सीमा धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। एक दिन बातों बातों में सीमा ने कहा था, पिताजी आप क्यों नहीं किसी को अपनी विश्वास में ले लेते? उसे सारा काम समझा दीजिए, वे आपका कुछ बोझ तो हल्का हो ही जाएगा। आपको कितना काम करना पड़ता है। हाँ बेटा, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था, पहले तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, फिर कारोबार का बोझ भी अपने ऊपर से उतार फेंकूं। अब मैं भी बहुत थक गया हूँ बेटी। आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों नहीं बना देते? उससे जितना भी लाभ हो गरीबों की सहायता में लगा दिया जाए। गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवा दीजिए, एक स्कूल खुलवा दीजिए। इतने पैसों का आप क्या करेंगे बेटी? अपना हक यूँ बांट देना चाहती हो? वे हैरानी से बोले थे। मैं भी इतना पैसा क्या करूँगी? आदमी की ज़रूरतों तो सीमित होती है और उसी में उसे खुशी होती है। इतना पैसा किस काम का जो किसी दूसरे के काम ना आ सके? बैंकों में पड़ा पड़ा सड़ता रहे। सब बांट दीजिए पापा। कैसी बातें करती हो? मैंने सारी जिंदगी क्या इसीलिए खून पसीना एक किया है कि मैं कमा कर लोगों में बांटता फिरूं? तुम नहीं जानती मैंने इसी व्यापार को बढ़ाने की खातिर क्या कुछ खोया है। मुझे सब पता है पापा, इसीलिए तो कहती हूँ आप समेटते समेटते फिर कुछ न खो बैठे। एक बार बांट कर तो देखिए, आपको कितना सुख मिलता है। जो खुशी दूसरों के लिए कुछ करके हासिल होती है
वह खुद के लिए समेट कर नहीं होती। ये तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर चाचा भी तो यही कहते हैं। पापा देखिए ना, वे गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। वे हमेशा यही कहते हैं, बस जितने की मुझे ज़रूरत होती है मैं रख लेता हूँ, बाकी दूसरों को दे देता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ दूसरों का भी काम चलता रहे। वे बेटी का मुंह देखते रह गए थे। अच्छा हुआ सीमा ने बात खोल दी, नहीं तो वे कितनी बड़ी गलती कर बैठते। नहीं नहीं, उन्हें तो ऐसा लड़का चाहिए जो व्यापार को संभाल सके। वे इस तरह अपनी दौलत को कभी नहीं लुटाएंगे। और उन्होंने निश्चय किया वे अपनी तरफ से तलाश शुरू कर देंगे। यह काम जल्दी ही करना होगा। जल्दी काम करने का नतीजा भी सीमा की नज़रों से छिपा नहीं रहा। शंभू जी के ऑफिस की टेबल पर उसने जब कई लड़कों के फोटो देखे तो वह सब कुछ समझ गई थी। उसी दिन वे कोलकाता जाने वाले थे। सीमा ने सब कुछ देखने के बाद केवल इतना ही कहा था, पापा आप इतनी जल्दी न करें तो अच्छा है। तुम्हें मेरे फैसले पर कोई आपत्ति है? मेरा अपना भी तो कोई फैसला हो सकता है। उसने दृढ़ता से कहा था, मुझे तुम्हारे फैसले पर आपत्ति नहीं बेटी। दीपक मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरी भी तो कुछ खुशियां हैं, कुछ इच्छाएं हैं। तुम जानती हो, दीपक को शादी के बाद आप पहले कोलकाता हो आइए, इस बारे में हम फिर बात करेंगे। उसने उनकी बात काट दी थी। वे निश्चित होकर चले गए थे और आज वापस आए थे, लेकिन दरवाजे पर इंतजार करती सीमा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वे तेजी से उसके कमरे में गए। शायद उसने कोई मैसेज छोड़ा हो, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित था। तभी नौकर ने आकर धीरे से कहा, सीमा बिटिया आ गई है। सीमा जब उनके सामने आकर खड़ी हुई थी तो वे उसे अपलक देखते रह गए थे। इन 6 दिनों में सीमा को क्या हो गया था? लगता है जैसे इतने दिनों तक सोई ही ना हो। कहाँ गई थी बेटी? रमेश जी के यहाँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने बुलावा भेजा था। माँ कौन माँ? वे हैरान थे। रेखा चाची यानी शरद जी की माँ। शरद जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यही बताने आई थी। कहीं आप चिंता न करने लगे। मुझे अभी फिर वापस जाना है। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, दोनों बीमार हैं। शायद मुझे रात को भी वहीं रहना पड़े। उनका नौकर उनकी वे बात पूरी नहीं कर सके थे। जितनी सेवा कोई अपना कर सकता है, उतनी सेवा क्या नौकर करेगा? मेरा मतलब तो आप समझ गए ना? मैंने कहा था ना पिताजी, मेरा भी कोई फैसला हो सकता है। और डॉक्टर का बेटा दीपक, वे हैरान थे। वह तो बचपन की पगडंडियों पर लुका छिपी खेलने वाला दोस्त था, जो जवानी के मोड़ पर आकर आपकी दौलत से भी आंख मिचौली खेलना चाहता था। मुझे जीवन साथी की जरूरत है पापा, दौलत पर पहरा देने वाले पहरेदार की नहीं। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों से दुख हो रहा है, लेकिन यह भी तो सोचिए, लड़की के जीवन में एक वह भी समय आता है जब वह बाबुल का घर छोड़कर पति के घर जाने के लिए आतुर हो जाती है। इसी में उसे जिंदगी का सुख मिलता है। माँ बाप की भी तो यही खुशी होती है कि लड़की अपने घर में सुखी रहे। आप शरद को भी बचपन से जानते हैं। आप भी अपना फैसला बदल
डालिए, इसी में मेरी खुशी है और आपका सुख। और वह जाने को तैयार हो गई। रुक जाओ बेटी, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। तुमने तो एक साथ मेरे दो दो बोझ हल्के कर दिए हैं, बेटी का बोझ और धन का बोझ, इसे भी अपनी मर्जी से ठिकाने लगा देना। बेटी जिससे कई को खुशियाँ मिलती है। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। पापा वह भागकर मुद्दत से प्यासे पापा के हृदय से लगकर रो पड़ी थी।